Hello and good morning to you all. This is Karishma Shukla. Today we are going to learn in our subject estimating and costing. Our unit is valuation and our topic is valuation of real building. Now we are going to start valuation of a real building. For this we have to follow some points, and in these points we are also discussing about the methods of the valuation. So starting with the valuation of a real property. First point is valuation of a building depends on the type of a building, its structure and durability, on the situation, size, shape, width of the roadway, quality of the material used in the construction and present day price of the material. फर्स्ट पॉइंट में अपन ने क्या डिस्क्राइब किया है कि बेसिकली पहला किस टाइप की बिल्डिंग है, दूसरा उसकी ड्यूरेबिलिटी, उसका अभी का सिचुएशन प्रेजेंट में और जब उसने कंस्ट्रक्ट किया था तब की सिचुएशन में क्या डिफरेंस है, शेप साइज, इसका आगे सामने जो आपकी रोड की लेन दे रखी है वो कितने विड्थ की है. फॉर एग्जांपल एज यू हैव सीन हाईवे के सामने जो घर होते हैं उनकी कॉस्ट ज़्यादा होती है ना, मेन हाईवेज के सामने या मेन रोड के सामने एज कम्पेयर टू गली के अंदर जो घर रहते हैं उनकी कंपैरिजन में. इसके अलावा प्रेजेंट डे प्राइस क्या है और मटेरियल्स किस टाइप का मटेरियल यूज़ किया है, लो कॉस्ट हाउसिंग, कहीं लो क्वालिटी का मटेरियल नहीं यूज़ किया हो या कम मटेरियल ना प्रोवाइड किया हो, वो सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं वैल्यूएशन पे. सेकंड है ऑल्सो डिपेंड्स ऑन लोकेलिटी. इफ इट इज़ इन मार्केट एरिया हैविंग हाई वैल्यू देन द रेजिडेंशियल देन द रेजिडेंशियल एरिया. अब एग्जांपल लीजिए कि जैसे आप कोई भी मार्केट एरिया है उसके नियर बाई जो घर हैं उनकी कॉस्ट एज कम्पेयर टू बाकी जगह के रेजिडेंशियल एरिया से ज़्यादा होगी. या फिर आपने देखा होगा कि मार्केट में जैसे दुकानें हैं, है ना, आपने देखा होगा सिंगल कमरे की दुकानें होती हैं पर उनकी कॉस्ट एज कम्पेयर टू पूरे बने हुए घर से बहुत ज़्यादा होती है. रीज़न क्या है, वो मार्केट एरिया की वजह से उसकी कॉस्ट ज़्यादा है. और वहीं रेजिडेंशियल की ज़रूरत क्यों नहीं है, क्योंकि वहाँ पर उनको रेजिडेंट नहीं बसाना बल्कि उनको बिजनेस करना है. सो इन दिस केस आपकी जो वैल्यू है वो चेंज होगी. थर्ड and depending on the specialties in the building like sewer, water supply and electric supply etc. अब एग्जांपल देते हैं, आप अगर गांव की तरफ जाते हैं तो वहाँ आपको बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं. क्यों? क्योंकि बिल्डिंग जो है वो या तो मड की कंस्ट्रक्टेड होगी या फिर अगर कंस्ट्रक्टेड भी होगी तो वहाँ पे आपको इलेक्ट्रिसिटी, वाटर सप्लाई और आपकी सीवर की कंडीशन, ये सारी कंडीशंस होना कंपलसरी नहीं है. गांव के घरों में अक्सर ये वाली प्रॉब्लम्स रहती हैं. सो वहीं आप अगर शहर की बात करें तो शहर में आपको यही सारी फैसिलिटीज़ बेटर और एक अच्छे पोजीशन से मिलती हैं, इसलिए आप उनको ज़्यादा बेटरमेंट मानते हैं. तो ये भी वैल्यूएशन इस पर भी डिपेंड करता है. नेक्स्ट अगर इसी में बात की जाए तो द वैल्यू ऑफ अ बिल्डिंग इज डिटरमाइंड ऑन वर्किंग आउट इट्स कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन एट द प्रेजेंट डे रेट एंड अलाउंग अ सुटेबल डिप्रिशिएशन. अब एग्जांपल, आपकी कोई बिल्डिंग है जो बहुत पुरानी कंस्ट्रक्टेड है लेकिन अभी अगर देखा जाए तो उसके प्रेजेंट रेट में उस बिल्डिंग का कुछ पार्ट डिप्रिशिएशन में अगर आप हटा दें तो बाकी वो बिल्डिंग सुटेबल है आपके लिए. सो इस तरह से भी आप एक वैल्यू बता सकते हैं कि पहले के टाइम पे इस बिल्डिंग की कॉस्ट भले ही इसकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कम थी बट आज की डेट में उसकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बहुत हाई है. तो उस केस में भी कुछ पार्ट डिप्रिशिएट करके आप उसकी वैल्यूएशन डिफाइन कर सकते हैं. फिफ्थ पॉइंट अगर इसी में देखें तो द एज ऑफ द बिल्डिंग इज generally obtained from record if available or by inquiries or from visual inspection. अब देखिए एक और तरीका क्या है कि आपने जब प्रॉपर्टी खरीदी तो आपने उसका रिकॉर्ड रखा कि कब आपने प्रॉपर्टी खरीदी, कब आपका घर कंस्ट्रक्ट हुआ, है ना. तो इस तरह से एक तरह से वैल्यूएशन बताई जा सकती है. या फिर आसपास इंक्वायर करके कि आपकी ये बिल्डिंग कितने साल पुरानी है, कब बनी थी, ये सारी चीज़ें इंक्वायर करके. या आप किसी बिल्डिंग को देख के भी ये डिटरमाइन कर सकते हैं कि पुरानी है या न्यू है, क्योंकि आपने कंस्ट्रक्शन में देखा होगा जो बिल्डिंग जितनी ज़्यादा न्यू होती है वो उतनी ज़्यादा बेटर दिखती है. फर्स्ट विजुअल व्यू तो यही है ना. अब सिक्स्थ वाले में अपने पास बहुत सारी मेथड दे रखी हैं. तो इसमें क्या लिखा है,
प्रेजेंट डे कॉस्ट में बी डिटरमाइंड बाय फॉलोइंग मेथड्स। अब अपने पास मेथड्स दे रखी हैं, देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ मेथड, वी आर डिस्कसिंग सम ऑफ दीज मेथड्स। सो फर्स्ट मेथड क्या है, कॉस्ट फ्रॉम रिकॉर्ड। अब रिकॉर्ड के थ्रू अगर आपको कॉस्ट कैलकुलेट करना है तो कैसे निकालेंगे, कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन में बी डिटरमाइंड फ्रॉम द एस्टिमेट, कॉमा फ्रॉम द बिल ऑफ द क्वांटिटीज, कॉमा फ्रॉम द रिकॉर्ड एट द प्रेजेंट रेट। अब देखिए, एक तो कैसे बता सकते हैं कि आपने जैसे एस्टिमेट बनवाया होगा, कभी भी आपने बिल्डिंग बनाई होगी तो उस टाइम पे भी आपने एक तुक्का या एस्टिमेट बनवाया होगा, है ना। और एस्टिमेट बनवाया होगा तो उस केस में क्या होता है, बिल भी आता है सारी क्वांटिटीज़ का, है ना। तो या तो आप एस्टिमेट के थ्रू निकाल दो, या फिर आपके पास जो एक्चुअल कॉन्ट्रैक्टर ने जो आपको बिल दिया है उसके थ्रू निकाल सकते हैं। उसमें आपके मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट और बाकी जो आपका कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है वो सब कुछ इंक्लूड हो जाएगा। या फिर उसका आपकी बिल्डिंग का जो भी लोकेशन है उसके अकॉर्डिंग उसकी प्रेजेंट वैल्यू कितनी हो सकती है ना। ये भी एक डिपेंडेंसी है कि मतलब आसपास के एरिया में, जैसे अपन इंक्वायर करते हैं कि आसपास का एरिया कितना महंगा है कितना सस्ता है, तो उस फॉर्म में भी हो सकती है। इफ द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द बिल्डिंग इज नोन, दिस में इंक्रीज और डिक्रीज अकॉर्डिंग टू द परसेंटेज rise or falls in the rate which may be obtained from the public work department PWD schedule of rates। अब देखिए, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ज़्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है। एग्जाम्पल, पहले के टाइम में मान लो पानी नहीं मिलता था, तो आज के टाइम में आपकी अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इज नियर बाई। पहले के टाइम में आपकी ईंटें नहीं मिल पा रही थी, तो आज के केस में हो सकता है उसके आसपास कोई ईंट का भट्टा हो, क्रशर हो सकता है, सैंड की सप्लाई बहुत इजी हो सकती है पहले के टाइम पे, अभी के टाइम पे नहीं है। तो वो दोनों चीज़ हो सकती है, मतलब इंक्रीज भी हो सकती है और डिक्रीज भी हो सकती है, मतलब राइज एंड फॉल इन रेट्स विल बी जनरल, है ना। और ये अगर आपको चाहिए तो आपको कहाँ से मिल सकता है, PWD डिपार्टमेंट के पास एक शेड्यूल ऑफ रेट्स है ना। उसमें अगर आप जाके देखेंगे तो आपको हर एक चीज़ का प्राइस ऑलरेडी गवर्नमेंट के थ्रू दिया हुआ है, उससे आप क्या निकाल सकते हैं, उसका कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन। अब इसी में सेकेंड मेथड क्या है अपने पास, कॉस्ट बाय डिटेल्ड मेजरमेंट। अब कॉस्ट बाय डिटेल्ड मेजरमेंट, इन दिस केस यू हैव टू मेजर द होल बिल्डिंग। तो उसमें पढ़ते हैं, इफ रिकॉर्ड इज नॉट अवेलेबल, द कॉस्ट ऑफ construction may be calculated by preparing the bill of quantities of various items of work by detailed measurement at site and taken the rate for each item as prevalent in the locality or as current PWD schedule rates। अब देखिए, इस मेथड में आपको क्या करना पड़ेगा, पहले पूरी बिल्डिंग मेजर अप करिए, फिर उसके बाद इसमें जो जो काम हुआ हो, फॉर एग्जांपल प्लास्टर, ब्रिक वर्क, अर्थ वर्क, आपका रूफ, हर एक पॉइंट को आपको मेंशन आउट करना पड़ेगा। सारे के सारे मटेरियल्स की क्वांटिटी जो अभी प्रेजेंट की रेट की है वो ले सकते हैं, या जो वो सामने वाले की जो जिस अकॉर्डिंग उसने रेट लिया है, या फिर लोकेलिटी में जो रेट चल रही है उसके हिसाब से भी ले सकते हैं। और फिर उसके बाद उन पूरे का जब आप डिटेल्ड एस्टिमेट बनाएं तो उससे आप उसकी रेट निकाल सकते हैं। तो ये एक फॉर्मेशन भी हो गया, ये एक तरीका भी हो गया कि आप किस तरह से रेट्स पता कर सकते हैं। थर्ड इसमें है अपने पास कॉस्ट बाय प्लिंथ एरिया बेसिस। ये बहुत कॉमन मेथड है, बहुत यूजफुल है और बहुत ज़्यादा अच्छी मेथड है। इसमें अपन देखते हैं, द above methods are lengthy. A simple method is to calculate the cost on plinth area basis. The plinth area of the building is measured and the present day plinth area rate of similar building in the locality is obtained by inquiries and then the cost is calculated। अब एग्जाम्पल, आपने एक बिल्डिंग खरीदी, आपकी बिल्डिंग का जो साइज़ है जो भी है वो, और उसके आसपास कोई बिल्डिंग उसी जैसी ही दिखती है, सिमिलर है लगभग, और उसका भी प्लिंथ एरिया लगभग आपके जितना ही है सेम, तो आप क्या कर सकते हैं, जो भी उस बिल्डिंग का रेट है उससे इंक्वायर करके आप उसको क्या करेंगे, अपनी बिल्डिंग की प्लिंथ एरिया और उसकी बिल्डिंग प्लिंथ को दोनों को कंपेयर करके भी आप उसका रेट डिटरमाइन कर सकते हैं, बता सकते हैं। तो इस मेथड पे ये चीज़ होती है। अब इसमें भी वेरियस टाइप का मेथड्स हैं, तो उनके नाम इस बार अपन देख लेते हैं। पहले मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन, द फॉलोइंग आर डिफरेंट मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन। तो इसमें फर्स्ट मेथड है अपनी रेंटल मेथड, दूसरी मेथड है प्रॉफिट बेस्ड मेथड, थर्ड मेथड है डिप्रिशिएशन मेथड। अब इन तीनों मेथड्स को अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, है ना। तब तक के लिए
Thank you. Bye.